जब मजलिस का विधायक कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा तो मजलूम अवाम के जुल्म और मजलूम अवाम के इंसाफ का साफ और वाज़ेह तौर पर मुतालबा करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरी इन बातों पर थोड़ी देर के लिए गौर से सुनिए, और अगर आपका दिल आपसे कहता है कि ये जो दीवाना खड़ा है हमारे सामने, इसकी बातों में कोई सच्चाई है, तो मेरी आपसे अपील है कि आप मेरी इन गुजारिशात पर गौर फरमाइए। अगर उसमें सच्चाई है, उसमें हक़ानियत है, तो फिर आप हमारा साथ दीजिए। मजलिस किसी मजहब के खिलाफ थी, ना है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारा झगड़ा हिस्सेदारी का है, हमारा झगड़ा नाइंसाफी के खात्मे का है, और इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में, इलेक्शन में हिस्सा लेती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी समाज हैं, जितने भी बिरादरियां हैं, उन तमाम के अपने नेता हैं, उनकी तमाम की एक सियासी ताकत है, हैसियत है, और आज आप देखते हैं कि उसी वजह से वो तमाम समाज के वो लोग, उनके मसाइल, उनके प्रॉब्लम्स किसी हद तक हल हो रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि मुस्लिम अक़लियत से सिर्फ बार बार ये कहा जाता है कि हर असेंबली का इलेक्शन आएगा, हर पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा। 1950 से हम देख रहे हैं कि जब कभी भी कोई इलेक्शन आता है तो हमारे ही दरमियान से बाज लोगों को खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि देखो, जिंदगी और मौत का मसला है, जरा एहतियात से अपने वोट का इस्तेमाल करना। मैं पूछना चाहता हूं, भारत को आजाद होकर 75 साल के करीब हो चुके हैं। इतने असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव हो गए कि हर चुनाव से पहले जिंदगी और मौत की बात होगी, और चुनाव के बाद हम रोज मरते हैं। हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल नहीं मिलता, डिग्री कॉलेज नहीं मिलता, नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलता, पुलिस के जुल्म का खात्मा नहीं होता, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, मगर उत्तर प्रदेश की जेलें उनकी जवानी को बर्बाद कर देती हैं। और अगर जिंदा बच जाते हैं तो बाहुबली और गैंगस्टर के नाम पर उनके पेट और पैर में गोली मार दी जाती है। अगर जेल में सड़ने के बाद निकलते हैं तो उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। मेरे पास आदादोशुमार है, डेटा है मेरे पास, और जब हम ये बात करते हैं तो हमारे मजलिस के मुखालिफीन कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण करता है। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, कल भी चैलेंज करता रहूंगा, तुम मेरे इन सवालात का जवाब दो। क्या मेरे सवालात में अगर उसमें सच्चाई है तो फिर बताओ तुमने क्या किया। 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज मिलकर इलेक्शन लड़े। आखिर क्या वजह है कि आपके सिर्फ 15 सांसद कामयाब हुए, सपा के और बसपा के? बाकी पर बीजेपी और एनडीए के साथी कामयाब हो गए। आज मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने आया है। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, क्या यह बात सच नहीं है कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में ये डेटा सामने आया कि हमारे 71% हिंदू भाइयों ने बीजेपी मोदी को वोट किया और 75% उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने सपा और बसपा को वोट किया। उसके बावजूद भी उनके सिर्फ 15 सांसद कामयाब हुए और बाकी सांसद बीजेपी और उनके साथी पार्टियों के कामयाब हुए। तो बताओ, वोट काटने वाला कौन है? फिर वोट किसने काटे? इसका जवाब नहीं देते। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के परिवार के 3 लोग इलेक्शन हार गए, इसका जवाब नहीं देते। जवाब सवाल मुझसे करते हैं कि भारत के किसी कोने में अगर असदुद्दीन ओवैसी चला जाता है तो सवाल मुझसे करते हैं कि तुम यहां पर क्यों आए,
तुम्हारी क्या जरूरत है यहां पर? तुम भी टीम हो, तुम वोट काटने वाले हो। मेरा सवाल उन लोगों से है कि बताओ, जब 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में सपा और बसपा मिलकर मुकाबला किए तो कहां गया तुम्हारा वारी वोट? कहां गया तुम्हारा जाता वोट? कहां गया तुम्हारा शेड्यूल कास्ट का वोट? क्यों तुम्हारे 15 उम्मीदवार सांसद बने, मां बाकी पर क्यों कामयाबी नहीं मिली? इसका कोई जवाब नहीं। तो मालूम हुआ कि इनका वोटर खुद मोदी को वोट डालकर आ गया। 2017 के असेंबली के इंतखाबात हुए, कांग्रेस और सपा मिलकर लड़े। क्या नतीजा निकला? 300 के करीब बीजेपी के विधायक कामयाब हुए और लोकसभा के चुनाव में मजलिस का कोई उम्मीदवार नहीं था। कोई उम्मीदवार नहीं था लोकसभा के चुनाव में मजलिस का। इसके बावजूद भी आप बीजेपी को नहीं हरा सके। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, सुनो हमने क्या किया, हम तुमको बताते हैं। मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में 21 साल से शिवसेना का एमपी जीतता था। औरंगाबाद की सीट पर मजलिस ने अपना उम्मीदवार इम्तियाज जलील को खड़ा किया तो इम्तियाज जलील ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब किया। जो काम कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं कर सकती, काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद से कर दिखाया। बताओ, अगर हम वहां पर शिवसेना को हरा सकते तो क्या यहां पर शिवसेना के सगे भाई बीजेपी को नहीं हरा सकते उत्तर प्रदेश में? आप बताइए फिर कैसे हुआ? 3 सीट पर ओवैसी की पार्टी लड़ती है लोकसभा के चुनाव में। हैदराबाद के अवाम को सलाम, हमने बीजेपी को हराया। औरंगाबाद में शिवसेना को हराया और किशनगंज बिहार से अख्तरुल ईमान हमारे मौजूदा सदर बिहार ने 3 लाख वोट हासिल किए, वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। फिर ये इल्जाम लगाते बिहार को ओवैसी गए थे, 5 इनके विधायक जीत गए। तो बताओ, अगर मेरी बात सच है, मैं आज भी कहता हूं, आओ तुम एक मंच पर आकर बात कर लो, मुझसे बहस कर लो कि असदुद्दीन ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है या नुकसान होता है। कोई सामने नहीं आ सकता, कोई बैठ नहीं सकता 5 मिनट मेरे सामने। बिहार के बारे में 19 सीट हम लड़े, 5 पर हमारे विधायक कामयाब हुए। 9 सीट पर कांग्रेस और राजद के लोग जीत गए और 6 सीट पर, 5 सीट पर जेडीयू बीजेपी जीती। और फिर ये तमाम लोग कहते हैं वोट काटता है, ध्रुवीकरण करता है, पोलराइजेशन करता है। अरे अगर पोलराइजेशन मैं करता तो पूरे 19 के 19 मुझे जीतना चाहिए था, पूरे 19 के 19 मुझे जीतना चाहिए था, मगर खुद हारते और इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी पर लगाते 5 विधायक हमारे जीते तो पूरे भारत में तूफान मच गया कि कैसे मजलिस के एमएलए जीत कर आ गए बिहार में। इसलिए जीते क्योंकि बिहार की सीमांचल का जो हिस्सा है वो सबसे पसमानदा बैकवर्ड इलाका था। हमने सीमांचल